आज हम बात करेंगे स्क्विड गेम वेब सीरीज के बारे में। तो ये जो स्क्विड गेम नेम है, ये साउथ कोरिया का सबसे पसंदीदा गेम भी है। जब आप सीजन 1 देखोगे तो इसके लास्ट की जो गेम होती है, टोटल 6 गेम करवाते हैं ये लोग, तो जो लास्ट की गेम होती है वही कहलाती है स्क्विड गेम। तो इसकी शुरुआत होती है सोंग की होंग से। सोंग की होंग जो कि काफी गरीब घर से होता है, उसकी जो माँ होती है वो एक फिश की दुकान पे काम करती है और उसी से जो पैसा आता है उसी से वो घर चलाती है। सोंग की होंग की नौकरी छूट जाती है एंड वो जुआ बहुत ज्यादा खेलता है। उसकी इसी हरकतों की वजह से उसका डाइवोर्स भी हो जाता है और उसकी एक 10 साल की बच्ची होती है, उसकी बीवी उसे अपने साथ लेके चली जाती है। तो कुल मिला के उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। नॉट इवन उसी की लाइफ में ऐसा होता है, सबकी लाइफ में ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग हैं, इंडिया में भी करोड़ों लोग हैं जिनकी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, आम बात है। तो होता क्या है, एक दिन उसकी बेटी का जन्मदिन होता है और जन्मदिन के लिए उसको पैसे चाहिए होते हैं। तो वो घोड़े की रेस लगाता है, मतलब घोड़े की रेस में पैसे लगाता है। तो वहाँ पे वो पैसे तो जीत जाता है, लेकिन पैसे जीतने के बाद एक लड़की होती है, उसकी जेब काट लेती है और सारे पैसे उससे चोरी कर लेती है। अब बेचारा वहाँ पे भी वो बर्बाद हो जाता है। फिर जिन लोगों ने उससे कर्जा लिया होता है वो लोग उसे मारने पीटने लग जाते हैं। फिर उनसे और कर्जा वो मांग लेता है कि भाई मेरी बेटी का बर्थडे है, कुछ पैसे दे दो। तो वहाँ से वो पैसे लेता है। तभी वो एक रेलवे स्टेशन पे बैठता है और रेलवे स्टेशन पे एक व्यक्ति आता है और वो आके बोलता है कि तुम मेरे साथ गेम खेलोगे, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें इतने रुपए दूंगा, अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। तो वो बोलता है ठीक है, तो बहुत ईजी गेम है, खेल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। और जब वो खेलता है तो वो हार जाता है। वो बोलता है पैसे दो मुझे। कहता है पैसे तो नहीं है मेरे पास। कह रहा है एक सोल्यूशन ये और है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगा। तो वो थप्पड़ खाता है, फिर खेलता है, फिर थप्पड़ खाता है, फिर खेलता है, फिर थप्पड़ खाता है। तो इस तरीके से वो 1-2 गेम जीत भी जाता है। तो कुछ पैसे जीत जाता है, जिन पैसों से वो अपनी बेटी का जन्मदिन थोड़ा बहुत ही सही बट सेलिब्रेट कर पाता है। मतलब अपनी बेटी को कुछ खाना पीना, फास्ट फूड वगैरह खिला देता है। वहां से जब घर लौटता है तो देखता है उसकी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है। उसकी माँ डायबिटिक होती है। और हाँ, जब वो गेम खेल रहा होता है तो गेम खत्म होने के बाद वो व्यक्ति उसे एक कार्ड दे देता है हाथ में और बोलता है कि अगर तुम और पैसे जीतना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर देना। तो वो कार्ड लेके आ जाता है और जब घर पे देखता है तो उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार होती है, उनको डायबिटीज की बीमारी होती है और हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है और काफी पैसे लगते। तो उसके पास कोई रास्ता नहीं दिखा, तभी वो उस नंबर पे डायल कर देता है एंड वो गेम में चला जाता है। तो अकेला वो नहीं होता, उसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं। तो उसका नंबर होता है 456, 456 प्लेयर नंबर होता है सोंग की होंग। एंड फर्स्ट नंबर प्लेयर जो होता है वो इस गेम का लीडर होता है, मतलब वही है जो इस सारी गेम का रचयिता होता है। मतलब एंड में आप देखोगे जब ये बताता है कि किस तरीके से इसने इस गेम को ऑर्गेनाइज किया था। वो बताता है कि मेरे जो क्लाइंट है वो एंटरटेनमेंट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने ये गेम ऑर्गेनाइज करी ताकि हम एंटरटेन कर सके अपने क्लाइंट को, और कोई बात नहीं थी। तो होता क्या है, जो पहली गेम होती है, पहली गेम में सबको लगता है कि यार बच्चों का गेम है, क्या ही होगा। लेकिन जैसे वो आउट होते हैं और गोली लगती है रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली गेम में, तो सबके तोते उड़ने लग जाते हैं। फिर धड़ल्ले से गोलियां 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 चलने लग जाती है। तो डर के मारे जैसे जैसे वो पहली गेम तो खेल लेते हैं, फिर जैसे ही वो ग्राउंड में वापस आते हैं तब बोलते हैं हमें नहीं खेलनी ये गेम, हमें नहीं खेलनी। तो वो लोग जो रेड पोशाक में होते हैं और ब्लैक कलर का उनका नकाब होता है, तो वो लोग बोलते हैं कि आप ऐसे बीच में गेम नहीं रुकवा सकते। वो क्लॉज पढ़ाने लग जाते हैं, क्योंकि जब गेम की शुरुआत होती है उससे पहले वो क्लॉज पे एक साइन करवाते हैं। तो नंबर 3 क्लॉज ऐसा होता है जिसपे ये लिखा होता है कि अगर मेजोरिटी लोग चाहे तो इस गेम को छोड़ सकते हैं। तब उसी बीच में वो लोग यही बोल देते हैं कि अगर हम चाहे तो ये गेम छोड़ सकते हैं, अगर मेजोरिटी लोग चाहे तो वहीं पे वोटिंग होती है। लेकिन वोटिंग से पहले बोलते हैं कि वोटिंग कराने से पहले आप रकम तो देख लो, जीती कितनी है आपने। तो वो रकम दिखाते तो वो पैसा दे करके उनके होश उड़ जाते हैं और वो सोचते कि नहीं भाई अब यहाँ से नहीं जाने वाले। मतलब काफी लोग तो यही सोचते हैं इतना सारा पैसा देख करके। तभी इतना सारा पैसों का लालच दिखाने के बाद तब वो लोग बोलते हैं कि भाई अब तुम वोटिंग करो। और जब वोटिंग होती है तो वोटिंग में ना खेलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। लेकिन हाँ, वो लोग ये भी बोलते हैं कि जितनी भी आपने राशि जीती है, ये राशि उन लोगों के पास डिवाइड हो जाएगी जिन लोगों की हत्या हो चुकी है। मतलब जो लोग मर चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं, उन लोगों के घरों में 100 मिलियन वॉन पहुंच जाएंगे। 100 मिलियन मतलब अब जो तुम लोग जिंदा हो, अगर तुम गेम को यहीं से छोड़ के जाते हो तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। अब वही बात है, जान पे दाव लगा करके 100 मिलियन वॉन कौन छोड़ना चाहेगा। तो काफी लोग भाई बोलते हैं कि हाँ हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं और काफी लोग मना कर देते हैं। तो मेजोरिटी जो प्लेयर्स होते हैं वो ना की फॉर्म में आ जाते हैं। तो फाइनली वो लोग सबको रिहा कर देते हैं और घर भेज देते हैं वापस। और जब वो लोग वापस आते हैं, मतलब ये भी आप कमाल देखो कि लगभग 200 से ज्यादा लोगों की अंदर उन्होंने गोलियां मार के हत्या कर दी और कोई पुलिस केस नहीं, कुछ भी नहीं। हालांकि सोंग की होंग एक पुलिस स्टेशन में जाता है और कंप्लेन लिखवाता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो सब हंसने लग जाते हैं, कहते हैं कि क्या मजाक कर रहे हो, 200 लोगों को खुलेआम मार दिया और किसी को पता तक नहीं। तो मतलब इस तरीके का वो रिएक्शन देते, बोलते कि हाँ ऐसा हुआ है। तो वो लोग बोलते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं कि और तुम लोगों ने बोला कि अब हमें गेम नहीं खेली और तुम्हें प्यार से छोड़ भी दिया उन लोगों ने। सोंग
सोंगक्योंग बोलता है हाँ ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो वो लोग बोलते हैं कि क्या तुम फालतू की बातें कर रहे हो, क्योंकि इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जान से मार रहा है और पहले व्यक्ति को बोल रहा है भाई तू जा, मैं तेरे को नहीं मारूंगा। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? उसने अपनी आंखों से तुम्हें उसे मारते हुए देखा है, फिर भी वो तुम्हें जाने के लिए बोल रहा है। तो ये ताज्जुब की बात थी कि वो जो गेम प्लान करके बैठे हुए थे वो बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल पे प्लान था कि कोई उन्हें पकड़ ही नहीं सका, चाहे कोई कितनी भी इन्वेस्टिगेशन क्यों ना कर दे। मतलब इस लेवल का प्लान ऑर्गेनाइज्ड होता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मनी हाइस्ट में चोरी को प्लान किया जाता है, इसी तरीके से यहाँ पे गेम को प्लान किया जाता है कि कोई पकड़ ही ना पाए ना। प्री प्लान होते हैं वो हर एक चीज के लिए। सोंगक्योंग बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई इस पे बातें भरोसा नहीं करता। तो वहीं एक पुलिस वाला आ जाता है। अब वो पुलिस वाला क्या होता है, वो कार्ड देख लेता है, उस कार्ड को वहीं पे छोड़ देता है, कहता है कि इस कार्ड के पीछे नंबर लिखा हुआ है, तुम इस नंबर पे कॉल करके देख लेना। तो वहीं पे जो दूसरा पुलिस वाला आता है वो उस कार्ड को देखता है और देख करके वो चला जाता है। खैर ज्यादा ध्यान नहीं देता वो उस पे। तो उसका भाई होता है और उसका भाई ही होता है उस गेम का फ्रंट मैन। मतलब सबसे ऊपर ओहदे पे तो वो नंबर 1 होता है, लेकिन नंबर 1 छोड़ देता है उस गेम को। सॉरी, नंबर 1 बोलता है फ्रंट मैन को कि गेम का मजा तभी है जब तुम लाइव वहाँ पे जाकर खेलो, तो पूरे गेम को लीड करोगे तुम और मैं वहाँ पे गेम खेलने जाऊंगा। तो वो बुड्ढा चला जाता है वहाँ पे गेम खेलने के लिए और फ्रंटमैन पूरी गेम को लीड करता है। तो यहाँ पे ना आप उन लाल पोशाक वाले लोगों को देखोगे, उनका जो नकाब होता है वो सर्कल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर के शेप में होता है। तो जो सर्कल होते हैं वो लोअर पोस्ट होता है, ट्रायंगल जो होते हैं वो अपर पोस्ट और उससे भी अपर पोस्ट स्क्वायर वाले होते हैं, और उन सबसे ऊपर होता है फ्रंटमैन जिसकी ब्लैक पोशाक होती है। और उस फ्रंटमैन का भाई होता है वो पुलिस वाला, और वो पुलिस वाला ही अपने भाई को ढूंढ रहा होता है कि उसका भाई बेचारा चला कहाँ गया। वो डर रहा होता है कि कहीं उसके किसी ने मार तो नहीं दिया। तो वो खूब ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे नहीं मिल पाता। तभी वो पुलिस वाला क्या होता है, अपनी भाई की खोज में उस होटल पहुंच जाता है जिस होटल पे उसका भाई कभी रहा करता था। तो उस होटल के रूम में जब वो जाता है तो उस रूम में वो वही कार्ड देख लेता है जो कार्ड वो पुलिस स्टेशन में सोंगक्योंग के हाथ में देखता है। तो वो भागता हुआ सोंगक्योंग के घर आता है और सोंगक्योंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सोंगक्योंग बहुत टूटा हुआ रहता है क्योंकि उसके घर पे उसकी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है। तो वो बेचारा बहुत ज्यादा टूटा हुआ रहता है अंदर से। और उसकी जो बेटी होती है वो अमेरिका जा रही होती है और वो अपनी बेटी को भी नहीं रोक सकता था और अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे भी इकट्ठे नहीं कर सकता था। तो इसलिए वो बहुत टूटा हुआ होता है और पुलिस वाले को कुछ भी नहीं बताता। बट वो ये समझ जाता है कि जो गेम के बारे में बता के गया है वो रियल है, और वो डरा हुआ था कि कहीं मेरे भाई को मार तो नहीं दिया। तभी क्या होता है, सोंगक्योंग के घर के बाहर एक कार्ड लगा होता है, वैसा ही कार्ड, मतलब वो एक इनविटेशन कार्ड होता है, दोबारा से आना चाहो तो गेम में तुम आ सकते हो। फिर वो दोबारा गेम में चला जाता है और वही नहीं सभी आ जाते हैं उस गेम में, जितने भी होते हैं, बस 2-3 प्लेयर को छोड़ के बाकी सारे पहुंच जाते हैं। नंबर 1 भी आता है, नंबर 456 भी आता है। जब दोबारा वो लोग इस गेम में जाते हैं उसी दौरान जो पुलिस वाला होता है वो उनके पीछे पीछे चला जाता है, और पुलिस वाला पीछे पीछे जाने के बाद मतलब वो छुप के जाता है, वो बच बचा करके निकल जाता है वहां से। और वहां पहुंचने के बाद उन लोगों की पोशाक पहन लेता है, जो लोग होते हैं ना रेड कलर वाले, तो उन्हीं लोगों की वो पोशाक पहन लेता है और उनके बीच में रहना स्टार्ट कर लेता है ताकि पता कर सके चल क्या रहा है यहाँ पे। तो गेम चल रही होती है और वहां पे वो इन्वेस्टिगेट करता है कि मेरा भाई कहाँ है। वो अपने भाई को ही ढूंढ रहा होता है, बट वो अपने भाई को अनफॉर्चुनेटली नहीं ढूंढ पाता क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता कि उसका भाई ही इस पूरे गेम को लीड कर रहा है, फ्रंटमैन है जो कि। तो जो ये सोंगक्योंग होता है, अब इनकी दूसरी गेम होती है, दूसरी गेम में भी काफी लोग मारे जाते हैं, तीसरी गेम में भी काफी लोग मारे जाते हैं। मतलब धीरे धीरे लोग क्या होते हैं, घटे रहते हैं और उनके बीच में लड़ाइयाँ झगड़े सब कुछ हो रहा होता है। मतलब देखो, जब लोग मुसीबत में फंसते हैं ना, मतलब ये आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा कि 10 लोग जब मुसीबत में फंसते हैं तो किसी का दिमाग काम नहीं करता कि कौन क्या करे, और सबका दिमाग ये होता है कि भाई खुद को बचाओ, जो भी करके खुद को बचाओ। तो बिल्कुल यही सीन यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आप इसको रियल लाइफ में भी कन्वर्ट करके फील करोगे तो आप यही फील करोगे कि हाँ कि ये सच है, बिल्कुल झूठ नहीं है। क्योंकि देखो, जिसने रियल लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स को देखा है तो उनको मालूम है, मैंने तो देखा है तो मुझे मालूम है कि हाँ कि ब्रेन किस तरीके से सोचता है हमारा ऐसी मुसीबतों को देख करके। तो इस वेब सीरीज में बिल्कुल वही दिखाया गया है, इसलिए इस वेब सीरीज को मैं बहुत नहीं हद से ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि इसने काफी हद तक चीजों को रियलिस्टिक्स में दिखाया गया है। अब इसी दौरान क्या होता था, जितने भी लोग मारे जाते थे उन लोगों के ऑर्गन्स को स्मगल किया जाता था एक डॉक्टर के द्वारा। अब ये स्मगलिंग जो हो रही थी ये बात ना फ्रंटमैन को पता थी और ना ही उस बूढ़े को पता थी, ये पीछे से सारा काम हो रहा था। वो 4 पैसे कमा ले वो रेड पोशाक वाले, इसलिए वो सारा काम ये कर रहे थे। पर जैसे तैसे वो लोग पकड़ में आ जाते हैं, ये सारा काम कर रहे होते हैं, तो फ्रंटमैन उनको पकड़ लेता है और फ्रंटमैन उन सभी लोगों को मार डालता है जो ये काम कर रहे होते हैं, और बोल देता है कि भाई ये जो गेम है ये सबके लिए फेयर होगी, इन लोगों को गेम ये खिलाया है इसलिए जा रहा है ताकि ये लोग जो दुनियादारी में धोखाधड़ी खा चुके हैं वो यहाँ पे धोखाधड़ी ना, मतलब उनके लिए सिर्फ एक ही चीज था, एलिमिनेशन, जो कि गलत था, बाकी सब कुछ वो सही कर रहे थे, सब कुछ। मतलब उनके लिए जो पैसा था, ऑफर रखा था, बिल्कुल जेन्युइन था, कोई नॉन जेन्युइन नहीं था, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं, कोई बदसलूकी नहीं, जब तक वो कोई गलत काम ना करे तब। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि वो सब कुछ ओपनली तुम्हें ऑफर कर रहे हैं, बस बदले में अगर तुमने कोई गलती करी तो सीधा जान से मारे जाओ, बाकी आप अपने फेयरली गेम खेलो।
खेलो, आपसे कोई कुछ नहीं कहे। तो ये इस तरीके का गेम ऑर्गेनाइज किया गया था, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो इन दी एंड सोंकी होंग लास्ट गेम जीत जाता है और उसके पास 45 बिलियन वॉन आ जाते हैं अकाउंट में। और जब वो अकाउंट में देखता है तो हैरान भी हो जाता है, उन पैसे को वो हाथ तक नहीं लगाता। फिर भी वो मतलब भीख मांग कर ही पैसे इकट्ठे करता है, कर्जा मांगता है लोगों से। हालांकि जो बैंक का मैनेजर होता है वो उसे बुला लेता है, बोलता है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा है, तो अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बता सकते हो मुझे। तो वहाँ पे भी वो बोलता है कि मुझे 10,000 वॉन उधार दे सकते हो क्या। वो हैरान हो जाता है कि इसके पास ऑलरेडी अकाउंट में इतना पैसा और ये मुझसे सिर्फ 10,000 वॉन उधार मांग रहा है। वहाँ से पैसे ले जा करके वो अपने लिए खाना खरीदता है और काफी सारा पैसा वो जो उसका एक चचेरा भाई होता है, हाँ उसका एक चचेरा भाई होता है जो गेम में ही होता है, और वो उसी के हाथों मारा जाता है। और उसके चचेरे भाई की मम्मी की दुकान ही होती है, फिश की दुकान, और उसी फिश की दुकान पे सोंकी होंग की माँ काम कर रही होती है। तो उसे पता नहीं होता उसके बेटे के साथ क्या हो चुका है क्या नहीं हो चुका। तो वो उसकी दुकान पे पैसा रख के चले जाता है काफी सारा। और उसी गेम में एक लड़की भी होती है जिसका एक भाई होता है छोटा सा 10 साल का। तो वो उसका भाई एक अनाथ आश्रम में होता है, तो सोंकी होंग उस भाई को भी लेता है, छोटे से बच्चे को, और उस बच्चे को लेकर के जो उसका दोस्त होता है उसकी माँ को उस बच्चे को दे देता है, कहता है इस बच्चे का कोई नहीं है तो इसका ध्यान रखना, और एक बैग में भर के पैसा दे देता है कि इसका ध्यान रखना। फिर इन दी एंड एक और इनविटेशन कार्ड उसके पास आता है सोंकी होंग के पास, लेकिन वो इनविटेशन कार्ड नंबर 1 का आता है, जिस नंबर 1 को वो सोचता है कि ये मारा गया गेम खेलते के दौरान। लेकिन जब उस बुड्ढे के पास वो जाता है तो देखता है उसे जिंदा है वो, तब उससे पूछता है, तब वो सारी बात बताता है उसको कि किस तरीके से इस गेम को ऑर्गेनाइज किया गया था। फिर वो बोलता है देखो तुमने जेन्युइनली ये सारे पैसे कमाए हैं तो इस पे तुम्हारा हक है, इसका यूज करो और अपनी एक अच्छी जिंदगी स्टार्ट करो और अपनी बेटी को बचाओ। अमेरिका जाकर के अपनी बेटी को वापस लेके आओ, अपनी बेटी के पास जाओ। तो वो जा ही रहा होता है फ्लाइट पकड़ने, तभी वो स्टेशन पे दोबारा वो गेम खेलते हुए देख लेता है किसी और को, मतलब जो गेम उसने स्टेशन पे उस व्यक्ति के साथ खेली थी वही व्यक्ति किसी और के साथ वो गेम खेल रहा होता है। तो भड़क जाता है वहाँ पे कि ये गेम इन्होंने अभी तक नहीं रोकी, अभी तक इसको कंटिन्यू कर रहे हैं ये लोग। तो वहाँ पे वो गुस्सा हो जाता है, इतने लोग मर चुके, लगभग 500 लोग मर चुके होते हैं वहाँ पे। तो वहीं पे वो अपनी फ्लाइट कैंसिल करता है और यहाँ से शुरू हो जाता है इसका सीजन 2। अब सीजन 2 में क्या होता है कि इन पैसों से ये अपना एक ग्रुप खड़ा कर लेता है लोगों का, सोंकी होंग, और उन ग्रुप को इन लोगों को पकड़ने के लिए तैनात करता है। बट उसे ये नहीं पता होती कि जो बंदे तेरे को 45 बिलियन वॉन दे चुके हैं, तुम्हें सच में लगता है कि तुम 45 बिलियन से अपनी खुद की आर्मी खड़ी करके हमें मार नहीं सके। तो उसके लिए उन्होंने खुद कोई प्लान नहीं सोच के रखा होगा कि अगर तुम उन 45 बिलियन से अपनी एक आर्मी खड़ी कर लो तब हम अपना कैसे बचाव करेंगे। सोंकी होंग ये बिना सोचे समझे अपनी एक आर्मी छोटी सी खड़ी कर लेता है और सोचता है कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा कर लूंगा। तो सोंकी होंग अपने दांत में एक GPS लगा लेता है और GPS लगा करके अपने साथियों को बोलता है, अपने लोगों को, कि मुझे ट्राई करना, मैं दोबारा से इस गेम में शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। हालांकि वो लोग फोन करके बोलते हैं सोंकी होंग को कि तुम देखो अपनी बेटी के पास जाओ USA में और अपनी जिंदगी शान से जियो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर तुम हमारे काम में टांग अड़ाओगे तो भाई मारे जाओगे। पर वो उसे नहीं मारना चाहते थे। बट जो फ्रंटमैन होता है वो उससे इम्प्रेस भी होता है। इम्प्रेस इसलिए होता है कि उसके पास इतना सारा पैसा रखा हुआ है, तो बावजूद अपनी एक आसान और खूबसूरत जिंदगी जीने की वो इन लोगों के बारे में अभी भी सोच रहा है। तो ये जो थॉट थी वो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव भी थी। इसी थॉट्स की वजह से वो जो बुढ़ा था नंबर 1 था, वो भी इससे इम्प्रेस हुआ था, क्योंकि उस बुढ़े को कोई भी अपनी टीम में लेने को तैयार नहीं था, बूढ़ा देख करके, और ब्रेन ट्यूमर था उसको, ठीक है, सब उससे दूर भागते थे कि कहीं इसकी वजह से हम हार ना जाए। लेकिन एक सोंकी होंग था जो अपनी इंसानियत उस बुढ़े को दिखाता है और बुढ़ा उससे इम्प्रेस हो जाता है। जाहिर सी बात है आज की तारीख में बूढ़े लोगों को भला कौन ही अहमियत देता है, आज की जनरेशन में कौन बूढ़े लोगों को इतनी अहमियत देता है, लेकिन सोंकी होंग उस गेम में उस बूढ़े व्यक्ति को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। और जो इसमें फ्रंटमैन का भाई होता है पुलिस वाला, वो सीजन 1 में फ्रंटमैन को ढूंढ लेता है जैसे तैसे इन दी एंड, और फ्रंटमैन ने तो नकाब पहन रखा होता है, वो नकाब खोल के दिखा भी देता है, और वो जब देखता है कि मेरा भाई है तभी वो उसके कंधे पे गोली मार देता है और वो एक पहाड़ से नीचे गिर जाता है। तो वहां से जो उसका भाई पुलिस वाला होता है उसकी भी कहानी ऑलमोस्ट ओवर हो जाती है, लेकिन वो जिंदा बच जाता है। तो सीजन 2 में जो नाव वाला उसे वहां से लेकर के आता है, वो कभी भी उस नाव वाले की इन्वेस्टिगेशन नहीं करता कि तूने भाई मुझे ढूंढा कैसे। वो बस नाव वाला बोल देता है कि तुम मुझे किनारे पे मिले थे, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, लेकिन उसे सारा सच नहीं बताता। हालांकि वो जो नाव वाला होता है वो खुद भी उन लोगों के साथ मिला होता है और उसको बोला जाता है कि इस पर नजर रखना, और वही होता है। और वो पूरा आइलैंड छान मारता है, मतलब कई सारे आइलैंड ढूंढ लेता है कि किस आइलैंड पे उन लोगों ने इस गेम को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, बट वो नहीं ढूंढ पाता। क्यों? क्योंकि जिस नाव वाले बंदे के साथ वो ढूंढ रहा है वो कैसे ही ढूंढता। लेकिन इन दी एंड सोंकी होंग को वो पुलिस वाला भी मिल जाता है। तो सोंकी होंग और पुलिस वाले मिल करके उन्होंने एक आर्मी खड़ी करी थी। तो सोंकी होंग बोलता है कि मैं इस गेम में दोबारा हिस्सा लेने जा रहा हूँ, ठीक है, और मैंने GPS लगा रखा है अपने दांत में, तो तुम मुझे ट्रैक करते रहना, ठीक है। तो वो लोग उसे दोबारा गेम में बुला तो लेते हैं, लेकिन सोंकी होंग उनको लगता है कि उसका जो दांत है वो उनके मेन लोकेशन तक पहुंचा देगा, जबकि वो उसका दांत निकाल करके किसी मछुआरे के चारे के अंदर
अंदर डाल देते हैं उस दांत को, सॉरी उस जीपीएस के दांत को, जिस दांत पे जीपीएस लगा होता है। अब उस जीपीएस को फॉलो करते हुए वो पुलिस वाला के काफी सारे लोग जो होते हैं इकट्ठे होकर के ग्रुप बना के जाते हैं। वो देखते हैं कि भाई इन गेमर्स ने हमें चकमा दे दिया और वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। दरअसल जो नाविक होता है वही उनको डेस्टिनेशन से भड़काता रहता है, मतलब भटकाता रहता है कि इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। तो जाहिर सी बात है वो उनके साथ मिला हुआ है तो क्या ही होगा। लेकिन जब दूसरी गेम स्टार्ट होती है, मतलब हिस्सा तो ले लेता है 456 उस दूसरी गेम में, सीजन 2 में पहली गेम हो जाती है, दूसरी भी हो जाती है। हालांकि वो चीख चीख करके सबसे बोलता है कि भाई ये मैं गेम खेल चुका हूँ, और सब बोलते हैं कि भाई तू जब गेम खेल चुका है, जीत चुका है, इतने सारे पैसे आ चुके हैं, फिर तू यहाँ पे क्या करने आया है, फिर मरने के लिए आया है, तू झूठ बोल रहा है। तो कई लोग होते हैं उस पर जो भरोसा नहीं करते, लेकिन वो बेचारा करे तो करे, वो तो उन सबकी जान बचाने के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन सबको मरना ही था। तो जैसे जैसे तीसरे गेम के बाद सोंकी हॉन एक प्लान बनाता है और उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है। वो प्लान बनाता है कि रात के टाइम जब हम आपस में लड़ रहे होंगे सारे के सारे, उसी दौरान ये लोग लड़ाई छुड़वाने के लिए अंदर आएंगे, जो लाल कलर की पोशाक होती है, और हमें उन्हें दिखाएंगे कि हम मर चुके हैं। जैसे ही वो हमें उठाने जाएंगे तो हम इनको मार करके इनका हथियार छीन लेंगे, और वो वैसा ही करते हैं, हथियार छीन लेते हैं और वो अटैक कर देते हैं उन्हीं रेड पोशाक वालों पे, और अंदर तक पहुंच जाते कंट्रोल रूम तक। अब एक चीज यहाँ पे और इंटरेस्टिंग हुई थी, जैसे सीजन 1 में बुड्ढा आया था नंबर 1 पे, वैसे सीजन 2 में उसी गेम के अंदर फ्रंटमैन आ गया था नंबर 1 प्लेयर बन के। तो सोंकी हॉन को ये नहीं पता कि ये नंबर 1 वही है जो पूरे गेम को लीड कर रहा है। हालांकि सोंकी उसे क्या ही पता होता कि भाई वो कैसा कैसा नहीं है। हालांकि फ्रंटमैन जिस तरीके से सोंकी हॉन से बात कर रहा था, सोंकी हॉन को एक दो बार सतो होता है, लेकिन वो फिर इग्नोर कर देता है, ध्यान नहीं देता। फिर जो एंड में जो प्लान उसने एग्जीक्यूट किया था वो काफी अच्छा प्लान था, लेकिन फ्रंटमैन जिसको वो अपना ही आदमी मान रहा था, फिर इन दी एंड फ्रंटमैन अपनी टीम को इकट्ठा करके सोंकी हॉन को पकड़ लेता है, और सोंकी हॉन का एक जिगरी दोस्त होता है जो इस गेम में आता है, वो उसको मार डालते हैं और सोंकी हॉन को पकड़ लेते हैं, और यहीं से सीजन 2 का अंत हो जाता है। और तभी हम सब बौखलाए पड़े हैं, इसको आगे और क्यों नहीं दिखाया गया। हालांकि देखते हैं सीजन 3 में क्या होता है क्या नहीं होता, इस वेब सीरीज का एंड होता है कि नहीं होता। लेकिन हाँ, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज है, आप इसे जरूर देखना, एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।